सो हेलो टू वन एंड ऑल गाइस, मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस एजुकेटर एक बार फिर से आप सभी के सामने हमारे बीच के एक इंस्पिरेशन को लेकर आया हूं जिनका नाम है दामोदर सोनी। दामोदर सोनी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये 2017 एसएससी सीजीएल पास आउट है। इवन इतना ही नहीं, टॉप रैंकर भी हैं। इन्होंने 381 रैंक सिक्योर करी है और इस टाइम पे कैग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं। सो गाइस, इस सेशन को बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे और दामोदर से यहाँ पर बात करेंगे, उन सारे मैनर्स में बात करेंगे आज दामोदर से जो कि आपके माइंड में एज एन एस्पिरेंट क्वेश्चन रहते हैं जनरली। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बात करेंगे दामोदर सोनी से, ये पूछेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही, कैसे एक नॉर्मल एस्पिरेंट से वो आज एसएससी क्रैक करते हुए टॉप रैंकर्स में है और साथ में सोसाइटी में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। सो दामोदर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं। हमारे एस्पिरेंट्स इस टाइम पर आपको सुन रहे हैं और बहुत ही होप के साथ वो सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस सेशन से वो कुछ अच्छी हिंट्स और एडवाइस लेकर जाए। सो दामोदर, प्लीज टेल अस अबाउट योर जर्नी कि किस तरीके से आप एक नॉर्मल एस्पिरेंट से आज की डेट में आप एक ऑफिसर बन चुके हो, तो आप क्या फील करते हो और कैसी रही आपकी जर्नी, प्लीज। देखिए, थैंक्स अ लॉट सर। सबसे पहले तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ। तो सर देखिए, अगर जर्नी की बात की जाए तो 2017 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। ग्रेजुएशन में मैंने बीकॉम कर रखा सर। आई एम बैचलर ऑफ कॉमर्स सर। और 17 में मैंने एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा था और ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। इस पहले अटेम्प्ट में मैंने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट सिक्योर की है सर, क्योंकि हाईएस्ट ग्रेड पे की पोस्ट होती है एसएससी सीजीएल में और एक गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है सर। तो एक जर्नी की जहां तक बात की जाए सर, एसएससी सीजीएल 2017 की जर्नी बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन से भरी रही थी सर। हम लोगों का एग्जाम कई बार पोस्टपोन हुआ था। एग्जाम जब पोस्टपोन होने के बाद में फाइनली जब एग्जाम कंडक्ट हुआ था, एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में भी हमारे रिजल्ट पे काफी टाइम तक स्टे लगा रहा था। लगभग 1.5 से 2 साल तक हमारा रिजल्ट पे स्टे रहा था। उसके बाद रिजल्ट फाइनली आया और मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ओवरऑल ये जर्नी बहुत ज्यादा हेक्टिक रही थी और काफी ज्यादा पैशंस हम लोगों को रखना पड़ा था इस पूरी जर्नी के दौरान से। ओके, सो अच्छा दामोदर, अभी आप अपने आप को एज एन ऑफिसर देखते हो। आई मीन अब आपको वो जर्नी याद आती होगी कि कभी भी आप भी एस्पिरेंट थे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे एस्पिरेंट के लिए सबसे पहले आप एक जनरल सा मैसेज दे दो, उसके बाद मैं आगे आपसे और भी फर्दर कुछ क्वेश्चंस करूंगा। बट आप एक जनरल मैसेज प्लीज दें एस्पिरेंट को, क्योंकि इस टाइम पर एस्पिरेंट लॉकडाउन के टाइम पर बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड है। दूसरी चीज दामोदर, इस टाइम पे क्या है कि एस्पिरेंट सबसे ज्यादा मोटिवेटेड इस बात को लेकर हो रहे हैं कि एसएससी या फिर कहीं पर भी आप देख रहे हो बीच बीच में कहीं ना कहीं स्कैम्स को लेकर भी कई सारे सवाल उठ जाते हैं। कहीं ना कहीं देरी को लेकर, रिजल्ट की देरी को लेकर, या फिर अभी आप देखो अभी हमारे एस्पिरेंट्स ने यहाँ पर होप जगी थी कि टीसीएस के पास वेंडरशिप आ गई है। टीसीएस सारी चीजें प्रॉपरली कंडक्ट करा रहा था, लेकिन ये लॉकडाउन वाली सिचुएशन आ गई। अब कहीं ना कहीं एस्पिरेंट के ऊपर उनकी फैमिली का भी प्रेशर है, सोसाइटी का भी प्रेशर है कि भाई किसी की एज निकली जा रही है और कोई 3 साल 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा है। तो दामोदर, एक अप्रोच क्या होनी चाहिए और किस तरीके से वो इस एंजाइटी से निकल पाएगा एस्पिरेंट? जैसे कि आपने अपने आप को प्रूव किया, एस्पिरेंट आप ही की तरह है, 2-3 साल पहले आप भी ऐसे ही थे। तो प्लीज बताएं जरा कि किस तरीके से एस्पिरेंट्स इन सारी चीजों से बाहर निकले, नेगेटिविटी से, और पढ़ाई की ओर फोकस कर पाए। देखिए सर, मेरा हमेशा से यही मानना रहा, जब मैं खुद प्रिपरेशन करता था तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा कि जब आपके पास एक बहुत बड़ा रीजन होता है किसी काम को करने का, इफ यू हैव अ स्ट्रांग रीजन टू डू समथिंग देन यू विल मेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट सर। तो देखिए, मैं एस्पिरेंट से, जो भी एस्पिरेंट आज ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको यही बोलना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले अपना वाई क्लियर कीजिए। वाई क्लियर करने का मतलब ये है कि आप मन में एक बड़ा रीजन रखिए कि मुझे एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन क्रैक क्यों करना है। जैसे कईयों का सपना हो सकता है कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, कई लोगों को सपना हो सकता है कि मुझे एक ऑफिसर बनना है, कई लोगों का सपना ये हो सकता है कि मुझे एक जॉब सिक्योर करनी है ताकि मैं लाइफ में अपनी रेपुटेशन बिल्ड कर सकूं, एक ऐसा मुकाम हासिल कर सकूं कि और मुझे देख के प्रेरणा ले सके, प्रेरित हो सके। तो सबसे पहला टास्क ये है सर। देखिए, सारी चीजें बात की बात है, जब तक आपके पास एक वाई का एक रीजन क्लियर नहीं होता कि मुझे काम करना है तो क्यों करना है, तब तक आप अपने पूरे एफर्ट्स उस काम में नहीं डाल पाते। तो देखिए, पहली बात ये होगी कि आपका वाई क्लियर हो गया कि आपको क्यों करना है। उसके बाद ये आता है कि हमें कैसे करना है। तो कैसे करने का सीन ये रहता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि एग्जाम के पैटर्न को अच्छी तरह से समझना है। देखिए, क्या होता है कि जब तक आपको ये नहीं पता कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, किस एग्जाम में किस सब्जेक्ट का अच्छा वेटेज है, किसका वेटेज थोड़ा कम है,
किस सब्जेक्ट को किस तरह से प्रिपेयर करना है, सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कैसे करनी है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, तब तक आप एग्जाम से गो थ्रू नहीं हो सकते। क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना रहा कि आप जब एग्जाम देते हैं तो एक तो आपको पहले या दूसरे टर्म में सक्सेस मिल जाती है, एक आपको तीसरे चौथे टर्म में जाके सक्सेस मिलती है। तो जो मजा पहले या दूसरे टर्म में सक्सेसफुल होने का वो तीसरे या चौथे टर्म में सक्सेसफुल होने का नहीं है, क्योंकि सफलता और वक्त पे मिलने वाली सफलता में बहुत अंतर होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। सो अल्टीमेटली दामोदर आपका ये कहना है कि वो रीजन कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहले उस गोल को अचीव करने के लिए जब तक आप रीजन सेट नहीं करोगे तब तक जाहिर सी बात है आप मेहनत नहीं करोगे, डेडिकेशन आएगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। क्योंकि हम सभी किसी ना किसी रीजन से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी मकसद से जुड़े हुए हैं, और इसी वजह से हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल सर, रीजन जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है एफर्ट्स उतने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं सर। राइट राइट। दामोदर, अच्छा आपकी प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि हम सभी को पता है कि मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, जीएस हो गई और हमारी इंग्लिश हो गई। सो वन बाय वन यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट पर बात करेंगे आपकी अप्रोच को लेकर। फर्स्टली मैं चाहता हूँ आप एस्पिरेंट को मैथ्स के बारे में बताएं कि क्या अप्रोच रही आपकी मैथ्स की, किस तरीके से आपने मैथ्स को कंप्लीट किया, और साथ में ये भी बताओ आप कि मैथ्स को कंप्लीट करने के लिए आपके अकॉर्डिंग एक एवरेज स्टूडेंट जो है उसके पास कितना टाइम होना चाहिए कि कितने टाइम में वो मैथ्स कवर कर लेगा अपनी? देखिए सर, अगर जहां तक मैथ्स की बात की जाए तो एज फार एज आई नो द पैटर्न, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स का मैथ्स का पोर्शन आता है और मेंस में 200 मार्क्स का मैथ्स का पोर्शन आता है। तो अपन बोल सकते हैं कि ओवरऑल अगर 600 मार्क्स की बात की जाऊं एक्सक्लूडिंग द डिस्क्रिप्टिव पेपर, अगर मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर को एक्सक्लूड करते हुए अगर 600 मार्क्स की जो पेपर होता है, जैसे 200 मार्क्स का प्रीलिम्स होता है, 400 मार्क्स का मेंस होता है, जिसमें 200 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन होता है एंड 200 मार्क्स का मैथ्स का पोर्शन होता है, तो 250 मार्क्स का एक मेजर रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स। तो अगर कोई भी स्टूडेंट अगर सोच रहा है कि एसएससी सीजीएल क्रैक करना है तो उसको मैथ्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा सर, क्योंकि बहुत मेजर पार्ट मैथ्स प्ले करता है, एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है एग्जाम में। तो अगर मैथ्स की प्रिपरेशन की बात की जाए तो सबसे पहले सर यही कहना, मेरा मैसेज यही कन्वे करना चाहता हूँ स्टूडेंट से कि आप मैथ्स से सबसे पहले अपने बेसिक अच्छे करिए। बेसिक अच्छे करने का मतलब ये होता है कि अगर आपकी बेसिक्स पे कमांड होगी तभी आप अपने ट्रिक्स को सीख पाएंगे। मान लीजिए आपको यही नहीं पता कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस में व्हाट यू मीन बाय कॉस्ट प्राइस, व्हाट यू मीन बाय selling price, what is the difference between the discount and between the selling price, मतलब all these things are basic things। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप एडवांस चीजें तो सीख ही नहीं पाएंगे। तो पहला टास्क मैथ्स का ये बेसिक क्लियर करिए। दूसरा टास्क ये कि जैसे ही आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं मैथ्स, मान लीजिए आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ा, तो मुझे क्या करना, जैसे ही मैं चैप्टर पढ़ता हूँ उस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अनटिल अनलेस जब तक मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करूंगा तब तक सारे कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में सेट नहीं होंगे। मुझे ये नहीं पता लगेगा कि जो मैंने पढ़ा उसका अप्लाई कैसे करना है। वही बात है सर, जैसे मान लीजिए मैंने बाइक सीख ली, मैंने किसी गाइड से ये सीख लिया कि बाइक को ड्राइव कैसे करना है, लेकिन अनटिल अनलेस जब तक मैं बाइक ड्राइव नहीं करूंगा तो मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज काम नहीं आएगा कि क्लच दबाना है, एक्सीलरेटर देना है, गियर शिफ्ट करना है, तो मुझे बाइक चला के ही देखनी पड़ेगी। तो वही बात है। करेक्ट, ओके। मैथ्स का सर ओवरऑल ये कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा शार्प हो जाएंगे, उतनी ज्यादा उनकी मैथ्स अच्छी होती जाएगी। अच्छा दामोदर, आप देख रहे हो कि इस टाइम पे काफी आर्ट साइड के भी हमारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, कॉमर्स एरिया से भी एस्पिरेंट हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? या फिर बायो बैकग्राउंड से भी हैं वो यहाँ पर, जिन्होंने 10th में बायो ले रखी थी, क्या अप्रोच होनी चाहिए? एटलीस्ट कुछ तो रास्ता होगा उनके लिए। उन्होंने अपना ड्रीम सेट कर लिया आज की डेट में एसएससी, तो ऐसा तो है नहीं कि वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि वो अप्रोच ही नहीं कर सकते उस टारगेट को। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए आपके लिए उन जैसा कि आपने बोला था कि आर्ट से हैं और दूसरे बायोलॉजी से, लेकिन आपको कॉमर्स नाम नहीं लिया था आपने। तो मैं आपको बता दूं मैं खुद कॉमर्स से हूँ सर, ना तो मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं तो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ सर। मेरा भी मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं रहा है, ऑल्दो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं खुद नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ। मैंने बीकॉम कर रखा है और ग्रेजुएशन में बीकॉम में या फिर 11th-12 में मैथमेटिक्स तो होती नहीं है सर। तो अगर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड की बात की जाए तो सर मैं तो आपसे एग्जांपल मांग रहा था, एग्जांपल तो आप खुद ही निकल आए। एग्जैक्टली सर, मैं तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ सर। सर दामोदर, नाउ कम्स टू इंग्लिश, क्या अप्रोच होनी चाहिए इंग्लिश के लिए, या फिर आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी इंग्लिश के लिए? देखिए सर, अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश के लिए सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि इंग्लिश में एसएससी में क्या होता है, मतलब मैथ्स जितना पोर्शन मैथ्स का होता है, जितना रोल मैथ्स का होता है उतना इंग्लिश का होता है। 250 मार्क्स का इंग्लिश का रोल रहता है। तो इंग्लिश के लिए मैंने सर ये किया था, सबसे पहले
मैंने सारे प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट देखे थे कि मुझे एक बार पैटर्न पता लगाना था कि एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि अंटिल अनलेस आपको ये नहीं पता कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने सबसे पहले यही किया था कि मैंने एसपी बख्शी जो बुक आती है सर, उस बुक से अपनी ग्रामर के पोर्शन को पूरा रिवाइज किया था। उसके बाद मैंने एमबी पब्लिकेशन जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर सेट्स आते हैं एसएससी के, उन सारे पेपर सेट को सॉल्व करके एक अंदाजा लगाया था कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज को, उन टेस्ट की प्रैक्टिस की थी सर, यही मेरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी थी। उसके अलावा जो भी टेस्ट मैं देता था उसका अच्छे से एनालिसिस करता था। एनालिसिस में मैं ध्यान रखता था कि मैंने जो भी वोकैबुलरी वर्ड्स गलत किए इंग्लिश के पेपर में, हो सकता है वो इडियम एंड फ्रेजेस हो, चाहे तो सिनोनिम्स हो, चाहे एंटोनिम्स हो, चाहे वन वर्ड्स हो, मैं उनको नोट डाउन करता था। तो होता ये था कि जैसे ही मैं एक टेस्ट देता था उसमें जो भी गलतियां होती थी उनको मैं नोट डाउन करके अगले टेस्ट में टेस्ट देने से पहले उन गलतियों को एनालाइज कर लेता था ताकि वापस में गलतियां ना दोहराऊं। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, मॉक टेस्ट देना, उसका एनालिसिस करना और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में एनालिसिस को इंप्लीमेंट करना। ओके, प्लीज टू लिसन यू एंड नाउ कम्स टू रीजनिंग। हालांकि बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है बट फिर भी जानना चाहूंगा कि क्या रही है अप्रोच आपकी रीजनिंग को लेकर। बिल्कुल सर, एज यू सेड कि रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल तो नहीं रहता, बट वही बात है सर, 50 मार्क्स अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो प्रीलिम्स में 4 पोर्शंस आते हैं, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। तो रीजनिंग का भी उतना ही रोल रहता है प्रीलिम्स में जितना मैथ्स और इंग्लिश का रहता है। तो रीजनिंग के केस में सर मैं अवॉइड बोलना तो नहीं चाहूंगा, कर सकते, राइट राइट राइट। वी कांट अवॉइड सर, वी कांट अवॉइड, क्योंकि वेटेज इक्वल है। अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो इक्वल वेटेज कैरी करता है। तो रीजनिंग के लिए सर मैं यही बोलना चाहूंगा कि एसएससी की रीजनिंग उतनी डिफिकल्ट नहीं आती जितनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आती है सर। बैंक की रीजनिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आती है। तो एसएससी की दैट्स व्हाई रीजनिंग आई आप ऐसे टोल्ड यू। तो एसएससी की रीजनिंग आप मॉक टेस्ट से कवर कर सकते हैं। मान लीजिए सर आपने मॉक टेस्ट, जैसे स्टूडेंट अगर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता है तो उनको पता लगेगा कि वो बिना कुछ पढ़े भी अगर रीजनिंग का पेपर अटेम्प्ट करे तो आउट ऑफ 225 क्वेश्चंस वो 20 क्वेश्चंस इजीली क्रैक कर सकते हैं सर, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 5 क्वेश्चंस कुछ ऐसे रहते हैं, मान लीजिए मिरर इमेज का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, वाटर इमेज का क्वेश्चन है, ये 2-3 क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है आप लोग सीख सकते हैं। यूट्यूब पे हम लोग सर्च करके सीख सकते हैं कि हाउ टू सॉल्व द मिरर इमेजेस क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व द मैट्रिक्स क्वेश्चंस। तो रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल नहीं रहता, आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। 20 सवाल आप वैसे कर लेंगे, 5 सवाल आप कॉन्सेप्ट सीख के फिर कर लेंगे। करेक्ट करेक्ट। नाउ कम्स टू जीएस, मेरा सब्जेक्ट जीएस पर आते हैं। जी बताइए सर। क्या अप्रोच थी आपकी। देखिए सर, टू बी फ्रैंक, और जीएस की मैं बात करूं तो मेरे प्रीलिम्स में जितना भी स्कोर आया था, प्रीलिम्स में मेरे जीएस में 8 मार्क्स थे आउट ऑफ 50। मेरे 8 मैथ्स में मार्क्स। exactly sir, I would like to share my score sir. Out of 200 marks I got 150 marks in prelims examination. I got 50 out of 50 in maths, 50 out of 50 in English, and 42 out of 50 in reasoning, and 8 इंग्लिश। out of 50 in GS sir. मुझे जीएस में बस ओके। 8 मार्क्स मिले सर। अब जीएस में देखिए सर मेरे मार्क्स इतने कम इसलिए थे क्योंकि मेरा हमेशा से सर एक कॉन्सेप्ट मैंने फॉलो किया तैयारी के दौरान। मैं ये नहीं बोल रहा कि जीएस का रोल नहीं, जीएस का बहुत अहम रोल है, लेकिन मेरे केस में हमेशा मेरा ये मानना रहा था कि मैं हमेशा इनपुट आउटपुट थ्योरी पे काम करता था सर। इनपुट आउटपुट थ्योरी का मतलब ये है कि मेरा हमेशा से ये मानना रहा कि जीएस में मैं जितना इनपुट देता हूँ श्योर नहीं कि उतना मुझे आउटपुट मिलेगा। क्योंकि मैंने कई बार राइट देखा कि राइट। जैसे मॉक टेस्ट में मैंने देखा है कि मैं जैसे मान लो जब मैं पूरी अगर पॉलिटी पढ़ना चाहता हूँ, अगर मैं एसएससी के सिलेबस में जो भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं अगर मैं पूरी पॉलिटी पढ़ता हूँ तो मुझे पूरी पॉलिटी को पढ़ के याद रखने में मुझे 15 से 20 दिन का टाइम चाहिए सर, और टाइमली मुझे उसे रिवाइज भी करना पड़ेगा। लेकिन इस बात की कोई भी श्योरिटी है क्या कि पेपर में पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा? नो करेक्ट श्योरिटी करेक्ट सर। करेक्ट। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने लगभग नहीं नहीं 100 से ज्यादा। नहीं, यू आर राइट। जीएस में तो हमेशा एसएससी एस्पिरेंट को शौक ही मिलता है। इस बार भी शौक मिला एग्जैक्टली है सर। स्टैटिक जीके की वजह से। हाँ, तो जीएस में सर मैंने इतना अच्छा ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, बट स्टूडेंट अगर देना चाहते तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करिए। अगर आप जीएस में स्कोर करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर में एसएससी की टेंडेंसी रहती है, वो क्या करता है क्वेश्चन रिपीट करता है, करेक्ट करेक्ट रिपीट करेक्ट। करता है। तो आप ये कर सकते 90% क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं, बाकी बचे 10% में तो आपकी करंट अफेयर ही आ जाती है। हैं। अल्टीमेटली एग्जैक्टली देखा सर, जाए तो सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं। रिपीटेड ही होता है सर। वेरी नाइस वेरी नाइस। सो दामोदर, टेल मी अबाउट कि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके जी लिए सर। कुछ आप बताएं कि किस तरीके से अप्रोच रखें इस टाइम पे। साथ में आप ये भी बताओ कि क्योंकि मैं इस टाइम पर देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो इस टाइम पर लीनियंट हो गए हैं काफी, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन है। कहीं वेब सीरीज में लगे हुए हैं, बिजी हैं, या फिर कहीं पर उन्हें लग रहा है कि अभी बहुत टाइम है हमारे पास रखा हुआ है, हम कभी ना कभी फिर से किताब उठाएंगे 1 या 2 महीने बाद और उसके बाद फिर से हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज आप बताओ जरा क्या ये सही है या फिर उन्हें क्या अप्रोच रखनी चाहिए।
प्लीज बताएं, आप सर शेयर करें। जैसा कि आपने बताया था कि कई स्टूडेंट ऐसे जो भी लॉकडाउन के टाइम में नेटफ्लिक्स में लगे हुए, अमेजन प्राइम में लगे हुए, उन लोगों के लिए एक ही मैसेज कन्वे करना चाहूंगा सर। उनको मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि उन लोगों को ये लग रहा है कि वो मेहनत नहीं कर रहे तो कोई मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन उनको ये बात पता होनी चाहिए, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन इंडिया के किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा बैठा हुआ जो अपना दिन रात एक करके लगा हुआ है। और एसएससी डेफिनेटली 8,000 सीटें भरनी है, एसएससी को 8,000 सीटों पे सिलेक्शन देना है। अगर आप सिलेक्शन नहीं लोगे तो कोई और सिलेक्शन लेके जाएगा, कोई और सिलेक्शन तो लेगा ही लो। लेगा। तो दिस इज द बिल्कुल, बिटर दैट ट्रूथ मीन्स सर। मैं इसकी बात बोलना आप चाहूंगा इस टाइम पर स्टडी नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्टडी नहीं एग्जैक्टली, कर रहा है। डेफिनेटली मतलब वही बोलते हैं हाँ ना, मौका है, मौके पे चौका जो मार लेगा वही बन जाएगा एग्जैक्ट बादशाह। सीधी सी बात है, मौके देखिए को स्टूडेंट्स को बुलाना आना एकदम चाहिए। अगर आप मौके को नहीं बुनाओगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे। बिल्कुल सर, स्टूडेंट को एक बात दिमाग में हमेशा रखनी है कि आप मेहनत नहीं कर रहे, टाइम पास कर, इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदा टाइम पास कर रहा है। कहीं ना कोई बंदा अपना दिन रात एक करके लगा हुआ है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने में लगा हुआ है, और वो उस सीट को लेके जाएगा। और आप फिर से अगले साल एसएससी का प्रीलिम्स दोगे, मेंस दोगे, फिर वही जर्नी आपको वापस दोहरानी पड़ेगी। तो क्यों ना इसी साल कर लिया जाए, अगर एग्जाम क्लियर करना ही है तो क्यों ना इसी साल क्लियर कर लिया जाए सर। और उसके अलावा डेफिनेटली सर मैं डेफिनेटली। एक मैसेज और कन्वे करना चाहूंगा, सबसे महत्वपूर्ण मैसेज सर। देखिए आज अगर मुझे लगता है कि मैंने पहले अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल एग्जाम क्लियर किया, तो मुझे सबसे बड़ा रोल, मेरी पिताजी ने मुझे एक बात कही थी, मेरे पापा ने, उन्होंने कहा था कि लाइफ में हमेशा समय और समझ का कॉम्बिनेशन बनाए रखना चाहिए। समय और समझ का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? अभी जो टाइम है वो किस चीज का टाइम है? आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो चुका है, मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, तो जो टाइम है वो किस चीज का टाइम है? पढ़ाई करने का टाइम है, और अपने एफर्ट्स को पूरा 100% डेडिकेट करने का टाइम है। अगर इस समय में आपने समझ डेवलप नहीं की कि मुझे मुझे क्या करना है, तो आने वाले टाइम में आपके पास समझ तो होगी कि मुझे ये करना चाहिए था, लेकिन आपका समय नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बनी बात है, आपको 100% ट्रू। सोच समझ कर तालमेल बना के रखना है। सो दामोदर, एट लास्ट हम लोग आते हैं अब मॉक पर। सो जी सर। टेल अस अबाउट मॉक। मॉक का बेसिकली क्या रोल होता है, या फिर मॉक के लिए क्या अप्रोच रखनी चाहिए? आप मुझे दोनों चीजें बताओ। पहली चीजें आप एस्पिरेंट को बताएं कि मॉक का क्या रोल होता है, क्यों एक एस्पिरेंट को मॉक देना चाहिए। और दूसरी चीज आप मुझे ये भी बताएं कि मॉक में एक एस्पिरेंट को क्या अप्रोच रखनी चाहिए। देखिए सर, मैं बिल्कुल दोनों बातें डिस्कस करना चाहूंगा कि एक मॉक टेस्ट का मेन मेजर रोल क्या होता है एसएससी एग्जामिनेशन में। देखिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर एक्चुअल में अगर वो एस्पिरेंट एसएससी एग्जाम क्लियर करना चाहता है, तो उसकी जो थ्योरी पोर्शन होता है उसका 40% रोल होता है, जरूरत नहीं पड़ती। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी फाइन। और तो वही नेक्स्ट बात है, थिंग, आप अगर क्या यहाँ पे मेहनत अप्रोच होनी करेंगे। चाहिए? हाँ, अगर अप्रोच की बात करूँ तो उसका देखिए अप्रोच यही रहनी चाहिए, आप जो भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो उसको अच्छे से अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करने के बाद में मॉक टेस्ट देना जितना इंपॉर्टेंट नहीं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना। आपको बारीकी से एनालिसिस एग्जैक्टली करना है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद में। क्योंकि सर मान लीजिए मैंने एक मॉक टेस्ट मैंने दिया, मान लीजिए मैथ्स में मैंने उसमें कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, मैं अगर उसका एनालिसिस नहीं करूंगा तो अगले मॉक टेस्ट में मैं सेम वही क्वेश्चन वापस से गलत करूंगा। तो यहाँ पे मैंने 2.5 मार्क्स लूज किए, 2 मार्क्स जो मुझे मिलने चाहिए थे वो, और आधा मार्क्स मैंने नेगेटिव मार्किंग का लूज किया है। तो 2.5 मार्क्स में फिर से अगले टेस्ट में लूज करूंगा, तो मैंने मेरी प्रिपरेशन में क्या अच्छा रहा? कुछ भी अच्छा नहीं रहा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैं तो भी यही यही बोलता करना हूँ एस्पिरेंट्स को, लाइक आप अगर 100 क्वेश्चन का मॉक दे रहे हो और 60 क्वेश्चन है। आपने अटेम्प्ट कर लिए और 40 क्वेश्चन आपने स्किप किए, इट्स ओके, कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं है, आप मॉक दे रहे हो। बट प्रॉब्लम तब है जब आपने उन 40 क्वेश्चंस को रिव्यू नहीं किया। करेक्ट। देखो 60 क्वेश्चन तो आपको आते थे, मॉक देने का फायदा क्या हुआ? वो जो न्यू क्वेश्चन आपको 40 मिले, अगर आपने उनका एनालिसिस नहीं किया तो आपने नया क्या सीखा उससे? कुछ नहीं, आप तो वहीं के देखिए वहीं सर, रहे। हाँ इसमें मैं एक बात और एड ऑन करना चाहूंगा। आपने बोला था कि मान लीजिए आपने 60 क्वेश्चंस तो कर लिए, 40 क्वेश्चंस आपने नहीं किए, तो आपने बोला आपको उनको 40 क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आपको 40 के साथ साथ में 60 क्वेश्चंस का भी एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्यों करना है सर? देखिए हमेशा क्या होता है, हाँ तो दामोदर, यही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि लाइक एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। अगर कोई भी एस्पिरेंट जैसे मॉक दे रहा है तो उस मॉक में अगर वो 100 क्वेश्चंस
उसके मॉक में है। इस केस में अगर 60 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर पा रहा है और बचे हुए 40 क्वेश्चन जो वो अटेम्प्ट नहीं कर रहा है उसका अगर वो एनालिसिस नहीं कर रहा है तो भी तो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होनी है, क्योंकि वो उन 40 क्वेश्चंस पे एनालिसिस ही नहीं कर रहा है। व्हाट यू से? बस हाँ, आई एग्री विथ यू सर कि आपने बोला कि अगर मान लीजिए कोई 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता है, 60 क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व कर लिए, बट रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस उन्होंने सॉल्व नहीं किया, तो आपका कहना ये कि उनको 40 क्वेश्चन का एनालिसिस करना चाहिए। आई एग्री, बट इस बात में एक ऐड ऑन और भी करना चाहूंगा सर, 40 क्वेश्चन का एनालिसिस तो करना ही चाहिए। मेरा ये भी मानना कि जो 60 क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व कर लिए उनको उनका एनालिसिस भी करना चाहिए, क्योंकि सर कई बार क्या होता है, अपन किसी क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करता है। अगर मैं मैथ्स के क्वेश्चन की बात, लेट्स अज्यूम कि उस क्वेश्चन को मैंने 1 मिनट में सॉल्व किया है, जबकि एक्चुअल में वो क्वेश्चन मात्र और मात्र 10 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता था। मान लीजिए उस क्वेश्चन में मुझे कोई फॉर्मूला रखना था, मुझे फॉर्मूला याद नहीं था, मैंने उस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से सॉल्व किया, तो मैंने उस क्वेश्चन में 50 सेकंड्स एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिए। अब अगर मैं 100 क्वेश्चन के पेपर में अगर 50 सेकंड एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके अगर 20 क्वेश्चंस में भी 50 into 20 100 सेकंड्स एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो 1000 सेकंड इट मींस 60 मिनट एंड 40 सेकंड्स अपने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहा हूं। और एक ऐसे एग्जाम में जिसमें 120 मिनट का टाइम आपको मिलता है, आप अगर 16 मिनट ऐसे ही वेस्ट कर देते हो, आप मान के चलिए बाकी लोगों से बहुत ज्यादा पीछे हो जाते हैं, कंपटीशन एटमॉस्फेयर वहां पर नहीं रहता। समझ पा रहे सर? तो मेरा यही बोलना चाह रहा है, मॉक टेस्ट एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चंस को भी जो गलत हुए और उन क्वेश्चन को भी जो सही हुए हैं, बट उतने टाइम में सही नहीं हुए जितने टाइम में होने चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो दामोदर, फाइनली मैं आना चाहूंगा इस बात पर कि आपको भी पता है अभी मैंने 3 डेज बैक अनाउंसमेंट भी किया अनअकैडमी लाइव पर, यूट्यूब चैनल पर भी, कि वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एसएससी चैंपियनशिप मॉक टेस्ट। तो ये जो मॉक टेस्ट की हम लोग चैंपियनशिप कंडक्ट कराने जा रहे हैं अनअकैडमी के थ्रू, यहाँ पर अनअकैडमी जो इसे कंडक्ट करा रहा है पैन इंडिया लेवल पे। सो क्या ये सही स्टेप होगा? क्या एस्पिरेंट्स को यहाँ पर पार्ट लेने का बेनिफिट मिलेगा? एस्पिरेंट्स को लाइक हम लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी हुई है कि पैन इंडिया से कोई भी एस्पिरेंट एसएससी का कोई भी एग्जाम देना चाहता है, वो एस्पिरेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए एनरोल कर सकता है और अनअकैडमी पर फ्री मॉक टेस्ट दे सकता है, जो कि 25 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है चैंपियनशिप। इसकी सेकंड थिंग ये है, इसका एक बेनिफिट जो हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पर एजुकेटर्स, लाइक एवरी सैटरडे यहाँ पर मॉक टेस्ट हम देंगे स्टूडेंट्स को देना है, और नेक्स्ट डे मतलब एवरी संडे, ये जून तक ऐसा चलेगा, और एवरी संडे को हम एजुकेटर्स उसका एनालिसिस करेंगे उस पेपर का। तो आपको लगता है कि एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा? एस्पिरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्ट लेना चाहिए? बिल्कुल सर, जैसा कि आपने अभी बताया था कि अनअकैडमी लॉन्च्ड एंड चैंपियनशिप रिगार्डिंग द मॉक टेस्ट, तो सर आई सा दैट चैंपियनशिप, मतलब मैंने उस बारे में सुना था। तो मैं लिटरली बोलना चाहूंगा ये जो एस्पिरेंट बहुत सीरियस है अपनी प्रिपरेशन को लेके, जो सच में इसी साल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान होने वाला ये, क्योंकि मैंने देखा कि चैंपियनशिप में लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज दी जा रही है कि एक तो मॉक टेस्ट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, वो बिना किसी चार्जेस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मॉक टेस्ट का नेक्स्ट सोल्यूशन मिल रहा है, वो सोल्यूशन भी इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज से जो कि अनअकैडमी एजुकेटर्स है उनके द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सबसे अहम बात ये है सर, जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो अभिनय सर प्रोवाइड करवा रहे हैं, जीएस का सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, रीजनिंग का भी कोई बहुत अच्छा टीचर है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, इंग्लिश का सॉल्यूशन धानी मैम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आपको मॉक टेस्ट देने के बाद में इतने अच्छे अच्छे एजुकेटर्स उनका एनालिसिस देखने को मिल रहा है, तो बहुत बड़ा ये मतलब ब्लेसिंग है अनअकैडमी एसएससी एस्पिरेंट के लिए। उसके अलावा मैं एक बात ये भी बोलना चाहूंगा, इसके अलावा मैंने देखा है कि उस चैंपियनशिप में अगर कोई टॉप 20 रैंक लाता है तो उन टॉप 20 रैंकर्स को 1 ईयर का एसएससी प्लस का सब्सक्रिप्शन भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब बेनिफिट है सर। अगर आपको 1 ईयर का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी रह जाती है कि आप इतने टॉप एजुकेटर से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, वो भी 1 ईयर के लिए। तो सच एन अमेजिंग कॉम्पिटिशन सर। दामोदर, यहाँ पे कई सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में ये भी चल रहा है, लाइक मैं भी दिल्ली के अनअकैडमी पर मेरे भी एस्पिरेंट्स हैं कई सारे, अराउंड 2000 एस्पिरेंट मैं डेली के पढ़ाता हूँ। तो एस्पिरेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनके माइंड में ये भी आ रहा है, बोल रहे हैं कि सर ये टॉप 20 में मैं कैसे आऊंगा, और टॉप 20 तो वही होंगे जिनको सब्सक्रिप्शन की जरूरत ही नहीं है। तो मैं उन्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि योर मेन गोल इज नॉट टू कम विद इन टॉप 20 रैंक एंड गेट द फ्री सब्सक्रिप्शन ओवर अनअकैडमी। आपका लाइफ का गोल कुछ और है। हम जो अपनी तरफ से कर सकते हैं आपके मोटिवेशन फैक्टर के लिए, वो हम कर रहे हैं। हम आपके मोटिवेशन फैक्टर के लिए टॉप 20 को ये रिवॉर्ड प्राइस दे रहे हैं। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए? आप किस तरीके से उन्हें बोलोगे कि वो पॉजिटिव रहे, काम रहे? स्टूडेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा इस टाइम पर एंजाइटी आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है,
कैसे रीड ऑफ करें इन सारी चीजों को स्टूडेंट? देखिए सर, मैं इसको रीड ऑफ करने के लिए मैं एक ही स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा। अगर जो स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि सर हम लोग कैसे टॉप 20 में आएंगे, तो मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूंगा, इस हिसाब से तो फिर उनका यही क्वेश्चन होता होगा कि सर एसएससी में टोटल 8000 पोस्ट होती है, तो हम 8000 के अंदर कैसे आएंगे। उनका यही वेरी क्वेश्चन होता होगा कि 8000 के अंदर कैसे आएंगे। तब तो फिर उनको एग्जाम देना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनका तो यही मानना है ना कि एसएससी में 15 लाख के लगभग फॉर्म भरते हैं, तो उनको यही मानना चाहिए कि सर हम 15 लाख में से 8000 में कैसे आएंगे। तो अगर वो ऐसी सोच करेक्ट। रखेंगे तो वो जीवन में एग्जाम में क्या कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते सर। एक सबसे पहले एक नजरिया, पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है सर। पर्सपेक्टिव ये बदलना चाहिए कि अल्टीमेटली मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है खुद को टेस्ट करने की, खुद को चेक करने की। वो बात की बात है कि मैं टॉप 20 में आता हूँ या नहीं आता हूँ। मुझे एक्चुअली सबसे पहले देखना है कि अभी मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि मुझे कितना मेहनत करने की जरूरत है। अब अगर मुझे यही नहीं पता कि मेरे में क्या क्या कमियां हैं, मुझे कहाँ क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा सर। करेक्ट करेक्ट मतलब करेक्ट। मुझे ये आप नहीं पता कि मुझे क्या सीखना है, मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या दामोदर, सीखना है, तो मैं क्या सीखने का प्रयास करूंगा। किसी भी चैंपियन का जब भी आप इंटरव्यू देखो तो हर चैंपियन एक ही बात करता है। जी बात ये सर। करता है कि जब मैं चैंपियन बना नहीं था तो मेरा प्राइम जो स्टेट था, प्राइम जो माइंडसेट था, या फिर आप बोल सकते हो कि मेरा जो प्रायर स्टेप था, सबसे पहला स्टेप था, वो ये था कि मैं अभी चैंपियन बना नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपना माइंडसेट पहले ही कर लिया है चैंपियन वाला। मैं जब यस तक चैंपियन वाला माइंडसेट नहीं करूंगा तब तक मैं चैंपियन बन ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सर। आधी लड़ाई तो आपके पर्सपेक्टिव से जीती जा सकती है सर। अगर आपको लगता है ना कि मैं जीत सकता हूं, तो आधी जीत तो आपके ऑलरेडी हो चुकी है। वो तो बात की करेक्ट बात है कि करेक्ट। आप लेवल पे जीत हासिल करनी है, लेकिन आपने माइंड में सोच लिया आई कैन विन, देन यू हैव won the half of the battle sir already। वेरी नाइस। सो दामोदर, आपसे इतनी सारी बात हुई, आई होप आपने जो भी चीजें बताई हैं एस्पिरेंट्स हमारे उसे एज अ पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करेंगे, और अपनी लाइफ में जिस भी वो एंजाइटी से गुजर रहे हैं, या फिर जो भी नेगेटिविटी इस टाइम पर एस्पिरेंट्स के माइंड में एग्जाम को डिले होने को लेकर, ये या फिर जो भी है वट एवर, सो इन सारी चीजों में आपसे जो हमने यहाँ पर बात करी है वो सारी टॉक्स उनके काम आएंगी एज अ एडवाइस, वो उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। एट लास्ट मैं चाहता हूँ कि दामोदर, आप दो स्टेटमेंट में कुछ ऐसा मैसेज पास करें हमारे एस्पिरेंट को कि उन्हें लगे कि हाँ, वो भी आपकी तरह कभी स्टेबल होंगे और जाकर आगे अपना जब गोल अचीव करेंगे, लाइक आप में वो अपना फ्यूचर देख सकें, आप उन्हें गाइड करें थोड़ा सा प्लीज, मैं चाहता हूँ देखिए सर, दो अगर मैं स्टेटमेंट ब्रीफ में आप। में आप अगर मुझे ब्रीफ में एक मैसेज कन्वे करना चाहूंगा, मैं तो इस ऐसे स्टूडेंट को यही बोलना चाहूंगा, अगर मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट क्लियर कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। बशर्ते बस एक बार जब भी आपको डिमोटिवेशन आए, जब भी आपको निराशा आए कि मैं नहीं कर सकता, तो बस एक छोटा सा काम करिएगा। अभी लॉकडाउन की वजह से हर स्टूडेंट अपने घर पे है, मोस्ट ऑफ द पीपल अपने घर पे ही है अभी लॉकडाउन की वजह से। एक बार अपने पेरेंट्स के पास जाके अपनी माँ और अपनी पिता की आंखों में एक बार झांक के देख लेना कि वो सपने सजोए बैठे अपने आंखों में कि हमारा बेटा एक दिन कुछ करेगा। हम अपने बेटे, मतलब उनको विश्वास है यार कि हमारा बच्चा कुछ करेगा, एक दिन खुद को साबित करेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और सोसाइटी में वो इज्जत दिलाएगा जो इज्जत हम नहीं अचीव कर पाए। मतलब हर पेरेंट ये सोचता है कि जो काम मैं नहीं कर पाया वो हमारे बच्चे करेंगे। तो प्लीज इस पेरेंट को मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब भी आपके मन में आए ना कि मैं नहीं कर सकता, तब अपने पेरेंट्स की आंखों में जाके एक बार वो सपना देख लेना। उस सपने से आपको इतनी प्रेरणा और इतनी मोटिवेशन मिलेगी कि आप वापस आके अपनी पढ़ाई में लग जाओगे। तब तक नहीं रुकोगी जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। सीधी सी बात है सर। माँ बाप की स्ट्रगल से, माँ बाप के संघर्ष से बड़ी प्रेरणा कोई नहीं हो सकती सर। कोई भी मोटिवेशन आपको उतना मोटिवेट नहीं कर सकता जितना आपकी पेरेंट्स का जो स्ट्रगल है वो आपको मोटिवेट करेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो दामोदर, फाइनली आपकी तो बातें सुन के मैं भी एस्पिरेंट को एक बात बोलना चाहूंगा। वो बोलते हैं ना कि लाख दलदली सही, पैर तो जमाए रखिए, हाथ खाली सही मगर उठाए तो रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। बिल्कुल सर। और देखिए सर, ये बात भी मैं बोलना चाहूंगा कि लाइफ में, और एक छोटे से पॉइंट के थ्रू भी मैसेज कन्वे करना चाहूंगा एस्पिरेंट्स को जो लॉकडाउन की वजह से ढीले ढाले पड़े हुए मेहनत नहीं करो, तो मैं यही बोलना चाहूंगा, सब जाग रहे तू सोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, माना कि मुश्किल भारी है पर तुझ में क्या लाचारी है, ये हार नहीं बाहर की, तूने भीतर से हिम्मत हारी है। तो मैं यही बोलना क्या चाहूंगा, बात। प्लीज खुद को जगाइए, खुद को मोटिवेट करिए और उस सपने को पूरा करने में लग जाइए जो कहीं ना कहीं आपकी आंखों में, आपकी पेरेंट्स की आंखों में है। क्योंकि जब वो सपना पूरा हो जाएगा तब आपको जो रेस्पेक्ट मिलने वाली है, जो रिकग्निशन मिलने वाला, जो पहचान मिलने वाली है, वो आपके स्ट्रगल से कहीं ज्यादा होने वाली है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेहनत करेंगे और जिस तरह से आप मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, लोग आपका
हेलो लर्नर, क्या आपका भी सपना है एसएससी एग्जाम्स क्रैक करने का? क्या आपका सपना है नेक्स्ट एसएससी टॉपर बनके अपनी कहानी अपने इंटरव्यूज से देश के लाखों एस्पिरेंट्स को प्रेरित करने का? क्या लाइफ में आप फाइनली वो बदलाव लाना चाहते हैं जिसकी कामना आप इतने सालों से कर रहे हैं? वेल, इन सारे सपनों को पूरा करने के लिए अनअकैडमी आपके साथ है। Presenting to you the Unacademy SSC Exams 2020 Championship, the first ever championship जहाँ पे आपको मिलते हैं mock test along with the analysis from the top educators of the country, all free of cost at the comfort of your own home. The championship is starting from 25th April जो चलेगा 27 जून तक। हर सैटरडे को आपका होगा मॉक टेस्ट जिसकी एनालिसिस आपको मिलेंगी ऑन द नेक्स्ट डे संडे को। The analysis will be from our top educators in all the categories. हमारे पास रीजनिंग में है अवधेश दीक्षित, सुमित गोयल, दीपक कृत्यानी सर। इंग्लिश में हमारे पास रानी मैम, बरखा अग्रवाल मैम, संदीप सर। For quants we have Abhinay Sharma, Sahil Khandelwal sir, Pawan Rao sir and Aman Srivastav. And for GA we have Pratyogita Mantra, Bhunesh Sharma sir, Varun Avasthi and finally Ansai sir. ये सारे एजुकेटर्स डिफरेंट टाइमिंग पे आके आप यहाँ पे देख सकते हैं। सम टाइमिंग्स आर इन द मॉर्निंग एंड सम आर इन द इवनिंग एंड इन द नाइट। उसके अकॉर्डिंगली दे विल बी डिस्कसिंग और एनालाइजिंग द लास्ट डेज क्वेश्चन पेपर्स। एंड व्हाट इज द प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेस्ट सीरीज? द बेस्ट एंड द मोस्ट एक्साइटिंग न्यूज इज हर टेस्ट जो सैटरडे को होगा उसमें जो टॉप 20 रैंकर्स होंगे विल बी विनिंग or getting the chance to win Unacademy plus subscription for a year. जी हाँ, आपको Unacademy से मौका मिलेगा फ्री में पढ़ने का पूरे साल के लिए। और भी हमारे पास सरप्राइजेस अब गिफ्ट्स हमने प्लान कर रखे हैं आपके लिए जो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे अदर बेनिफिट्स भी हैं जैसे कि वाई शुड बी पार्ट ऑफ चैंपियनशिप, आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगा हर एग्जाम में। एक एग्जाम एक्सपीरियंस हमने क्रिएट किया है। हमारे जो एजुकेटर्स हैं हु हैव अराउंड 10 years of experience, उन्होंने मॉक टेस्ट ऐसे प्रिपेयर किए हैं ताकि वो एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में हो जो आपका मेन एग्जाम होगा। इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस सेशंस क्योंकि आपको हर एग्जाम में पता चलता रहेगा आपकी कहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कहाँ पे आपकी वीक सेक्शंस हैं। वीक सेक्शंस में एनालिसिस के बाद आपको पता चलेगा कौन से एग्जैक्टली ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पे आप पोटेंशियली मार्क्स लूज कर सकते हैं एंड देन वी कैन वर्क ऑन देम एंड मेक इट अ कंप्लीट सक्सेस, जिससे कि ओवरऑल आपका द टेस्ट अटेम्प्ट विल बी टेकन टू अनदर लेवल, ताकि आप जब एग्जाम भी अटेंड कर रहे हैं तो यू कैन डू द क्वेश्चंस और सॉल्व द क्वेश्चंस इन लेस टाइम एज यू वर यूज्ड टू डू बिफोर दिस मॉक टेस्ट सीरीज। फाइनली एनरोल कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसके बाद प्लीज चूज एसएससी एग्जाम्स, उसके बाद टेस्ट सीरीज में जाके आपको यहाँ पे मिल जाएगा अनअकैडमी एसएससी चैंपियनशिप सीजीएल एंड सीएचएसएल के लिए पूरा यहाँ पे स्केड्यूल भी मेंशन होगा, ठीक है। और साइड में आपके पास एक ग्रीन कलर का एनरोल का ऑप्शन होगा, प्लीज उस पर क्लिक कीजिए। आफ्टर एनरोलिंग आपको सारी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी एक दिन पहले ही, ताकि आपको कोई एग्जाम मिस ना हो और अपने स्केड्यूल में भी ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ताकि कंसिस्टेंटली आपकी तैयारी होते रहे। एंड लास्ट में यही कहना चाहेंगे, your dream job is one click away. Let's crack it.